एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है ये हमने ख़त्म किया था। तो इसके साथ मैंने आपसे बात की थी कि जो असाइनमेंट है उसको थोड़ी बहुत आपको खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशंस में वो कोई उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। बस अगर बच्चे मार खाते हैं तो सिर्फ इसी बात के ऊपर क्योंकि उन्हें जो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चंस कोई टफ नहीं है, पर सिर्फ अगर आप थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो तब आप बड़े आराम से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें अच्छा स्कोर ले सकते हो। जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की असाइनमेंट आपने देखी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले कि एक्सेस ऑफ Na पॉजिटिव आयन इन आर बॉडी सिस्टम कॉजेज। तो एक्सेस ऑफ Na पॉजिटिव आयन कहाँ से आता है? सॉल्ट से, क्योंकि सॉल्ट होता है NaCl कॉमन सॉल्ट। तो उसके ज़्यादा खाने से जो ब्लड है उसमें Na पॉजिटिव आयन का एक्सेस हो जाता है और उसके कारण हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि हाई बीपी और हाई ब्लड प्रेशर। सेकंड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी इज मोर फॉर। तो ये हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो चैप्टर है केमिस्ट्री का उसमें स्टडी करते हैं कि जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो होते क्या चीज़ हैं। उनमें एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है विच इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए जो स्टेबल होने के लिए उसके जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो जो लीगेंड्स हैं यानी कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उनको होल्ड करके रख सके। तो इसके लिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा और आयोनिक रेडियस कम। तो यहां पर जो हमें अल्कली मेटल्स के आयंस हैं इनमें चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है लिथियम पॉजिटिव की, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम चार्ज डेंसिटी बोल लेते हैं। तो लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होने के कारण इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है और ये लीगेंड्स को मोस्ट वी कैन से फ्रीली होल्ड करके रख सकेगा। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी है दैट विल बी मैक्सिमम फॉर लिथियम पॉजिटिव। तो सेकंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी। फिर थर्ड क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसीज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ ए मेटल देन इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड फ्रॉम इट। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने के लिए जो लाइट पड़ने से ही इजेक्ट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन शुड बी लूजली हेल्ड, मतलब ये उसी एलिमेंट से हो पाएंगे जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम है तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स आर क्वाइट लूजली हेल्ड। तो ये हमें पता है कि अल्कली मेटल्स में या किसी भी और ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम नीचे को मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मोर एंड मोर लूजली हेल्ड होते जाते हैं। इस कारण जो सबसे नीचे है सीजियम, जो ऑप्शंस हमारे पास हैं उनमें सबसे नीचे सीजियम होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट लूजली हेल्ड होंगे और लाइट की में इतनी एनर्जी होगी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके। तो इसीलिए ही मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन अल्कली मेटल्स में सीजियम शो करेगा। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब जो अल्कली मेटल्स का सॉल्यूशन होता है इन लिक्विड अमोनिया, ये हमने पढ़ा हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। तो उसमें हमने स्टडी किया था कि अगर हम मेटल को अमोनिया में डिसॉल्व करें तो ये अमोनिया के साथ किस तरह से कंबाइन होगी। पहली बात तो ये कि मेटल की हो जाएगी आयोनाइजेशन M पॉजिटिव और साथ में इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव बनेगा, और फिर केटायन की भी सॉल्वेशन हो जाएगी, मतलब इसको भी से X मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे सभी तरफ से, और इलेक्ट्रॉन को भी Y मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया सराउंड कर लेंगे सभी तरफ से। तो इसको हम कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो जो भी रिड्यूसिंग होते हैं सॉल्यूशंस ये, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अवेलेबल होते हैं,
तो solutions of alkali metals in liquid ammonia are strongly reducing due to the presence of these ammoniated electrons or we can say solvated electrons. तो फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है अमंग KO2, AlO2 नेगेटिव, BaO2 और NO2 पॉजिटिव आयंस द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस भी स्पीशीज में हो वो पैरामैग्नेटिक होती है और हमें पता है कि KO2 जो है हमारे पास कंपाउंड, ये हम स्टडी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो KO2 जो है दैट कंटेन्स K पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव आयन, ये परऑक्साइड आयन सुपर ऑक्साइड आयन है और ये चीज हमने केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी पढ़ी हुई है कि जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इन दी पाई स्टार 2p ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई 2p, इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा पाई स्टार 2p, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसके कारण ही जो परऑक्साइड आयन है O2 नेगेटिव आयन, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसलिए हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि KO2 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने के कारण पैरामैग्नेटिक होता है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है कि इफ सोडियम इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये हमने अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि जब हम लिथियम की ऑक्सीडेशन करते हैं इन एक्सेस ऑफ एयर तो वी गेट ऑक्साइड्स ओनली। सोडियम फॉर्म्स peroxide while पोटेशियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड्स। तो अगर हम सोडियम को एक्सेस ऑफ एयर में उसकी कंबस्शन करेंगे तो सोडियम से हमें सोडियम ऑक्साइड एज वेल एज सोडियम परऑक्साइड दोनों का मिक्सचर मिलेगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, दैट इज बोथ Na2O एंड Na2O2। फिर सेवंथ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन लिथियम कार्बोनेट अंडरगोज डीकंपोजिशन। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर केटायन हो स्मॉल साइज का और एनायन हो बिगर तो वो स्टेबल नहीं होता है, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट हो या बेरिलियम कार्बोनेट हो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में। इनमें केटायंस होते हैं वेरी स्मॉल साइज के और एनायन CO3 नेगेटिव आयंस बहुत बड़े बड़े हैं कार्बोनेट आयंस। तो इसलिए ये कंपाउंड्स जो हैं स्टेबल नहीं होंगे। जब इनको हम हीट करेंगे तो ये इमीडिएटली डीकंपोज कर जाते हैं इनटू ऑक्साइड्स एंड CO2 गैसियस। तो इस तरीके से सेवंथ क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये सी ऑप्शन होगा। फिर एट्थ क्वेश्चन है कि विच पेयर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, कि कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड्स है वो इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दैट इज ए सॉल्ट ऑफ, ये मैं आपको लिखकर ही यहां पर बताता हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दैट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक फेयरली वीक एसिड होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस और इसका हाइड्रोलाइज सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट है इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है जिसको ये लूज कर सकता है एज H पॉजिटिव आयन और ये फर्दर NaOH के साथ कंबाइन होकर सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये NaOH के साथ इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें इमीडिएटली मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इस तरीके से रिएक्शन चलेगी। तो एट्थ क्वेश्चन का सही ऑप्शन हुआ ए ऑप्शन, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और NaOH जो हैं ये इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस कंपाउंड का होगा जिसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे कम होगी। और
यहां पर लैटिस एंथैल्पी जो है इसमें एनायन तो सेम है, Cl नेगेटिव आयन, केटायन डिफरेंट हैं। तो जितना हमारे पास केटायन का साइज होगा छोटा, जैसे कि लिथियम पॉजिटिव है, तो लिथियम पॉजिटिव का साइज छोटा होने के कारण इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो इस कारण ही लिथियम क्लोराइड में एप्रिशिएबल कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, काफी हद तक कोवेलेंट होता है ये। तो इसी कारण ही ये इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करें, जैसे कि NaCl आएगा, फिर KCl आएगा, फिर RbCl आएगा, तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर कम होने के कारण आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। और जिस तरीके से आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और बिल्कुल साथ साथ ही उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है या लैटिस एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो हमें पूछा गया था कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट उसी कंपाउंड का होगा जिसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम है, यानी कि लिथियम क्लोराइड, ए ऑप्शन। तो 9th क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। फिर 10th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल हेलाइड्स हैज लोएस्ट लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही कि अगर केटायन का साइज भी बड़ा हो, एनायन का साइज भी बड़ा होगा, तो उन दोनों में जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक होगी। तो इसी कारण ही लैटिस एंथैल्पी भी कम होगी। तो 10th क्वेश्चन में ये केस बनता है डी ऑप्शन में, सीजियम आयोडाइड, उसमें CS पॉजिटिव भी लगभग सब बहुत बड़ा केटायन है और I नेगेटिव भी हेलाइड आयंस में सबसे बड़ा एनायन है। तो इन दोनों में फिर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम होगी, वीक होगी, तो इसकी लैटिस एंथैल्पी भी लोएस्ट होगी। फिर 11th क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर का मतलब है कि डाउन द ग्रुप जो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो, और ये तो हमें पता ही है कि चाहे अल्कली मेटल्स हों चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, अगर उनके हम कंपाउंड्स डिस्कस करें जो छोटे एनायंस के साथ हों, जैसे कि उनके क्लोराइड्स हो जाएं या उनके हाइड्रोक्साइड्स हो जाएं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो इंक्रीज होती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ बी ऑप्शन में है लिखा हुआ सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो OH नेगेटिव आयन छोटा एनायन है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि इनकी जो लैटिस एंथैल्पी में डिक्रीज है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, और उसमें डिक्रीज सिग्निफिकेंट होने के कारण ही इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज होती जाती है। फिर 12th क्वेश्चन है दी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ। Mg2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे? Al3 पॉजिटिव में तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, इसलिए Al3 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। फिर सी ऑप्शन है Be2 पॉजिटिव, उसमें आयोनिक रेडियस कम होने के कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। और डी ऑप्शन है Mg3 पॉजिटिव, तो Mg3 पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होने ज्यादा होने के कारण ही उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। सिर्फ बी ऑप्शन जो है Na पॉजिटिव, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी कम है और साइज भी बड़ा है, तो इस कारण Na पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी Mg2 पॉजिटिव से। तो 12th क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन। फिर 13th क्वेश्चन है कि फॉर टू आयोनिक सॉलिड्स CaO एंड Ki आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। CaO में आप जानते हो Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयंस हैं। केटायन के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, एनायन के ऊपर भी 2 नेगेटिव है, जबकि Ki में केटायन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, एनायन के ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज ही है। और CaO में केटायन के ऊपर 2 पॉजिटिव, एनायन के ऊपर 2 नेगेटिव, इन दोनों का साइज भी छोटा होने के कारण लैटिस एंथैल्पी इनकी काफी ज्यादा होगी। इस कारण कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, पोटेशियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। और यहां पर डी ऑप्शन में लिखा गया है Ki हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर CaO का हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना कि Ki का। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही देखनी थी, इसलिए 13th क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, कि Ki हैज मेल्टिंग पॉइंट, इट इज रॉन्ग।
फिर 14th क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर। तो बेटा जी इस क्वेश्चन में भी जो केमिकल बॉन्डिंग में हम कॉन्सेप्ट करते हैं पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स, यानी कि जिसके अंडर ही हम फजान्स रूल्स वगैरह स्टडी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस जैसे जैसे केटायन का आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से उसकी पोलराइजिंग पावर कम होती जाएगी, और अगर पोलराइजिंग पावर कम हुई तो आयोनिक कैरेक्टर तो डेफिनेटली इंक्रीज ही हो जाएगा। तो ये सिर्फ ए ऑप्शन में है। हम देख सकते हैं कि Be2 पॉजिटिव सबसे छोटा केटायन होने के कारण पोलराइजिंग पावर वेरी हाई, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा या आयोनिक कैरेक्टर कम। MgCl2 में थोड़ा सा ज्यादा, CaCl2 में और ज्यादा, और BaCl2 में तो सबसे ज्यादा आयोनिक होगा कैरेक्टर, क्योंकि Ba2 पॉजिटिव आयन की पोलराइजिंग पावर सबसे कम होती है। फिर 15th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये हम सॉल्युबिलिटीज ऑफ वी कैन से क्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ये हमने स्टडी किया था कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप अगर कंपाउंड हो स्मॉलर एनायन का एनायन के साथ, जैसे कि क्लोराइड्स या हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, तो उस केस में डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज होती है। जबकि अगर बड़े एनायन हो जैसे कार्बोनेट आयन हो, सल्फेट आयन हो, फॉस्फेट आयन हो, तो इन केसेस में डिक्रीज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर सिग्निफिकेंट। तो इस कारण जो बड़े एनायन वाले कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बोनेट्स हो जाएं या सल्फेट्स हो जाएं या फॉस्फेट्स हो जाएं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो डिक्रीज होती जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और लीस्ट सॉल्युबल होगा जो सबसे नीचे है। तो जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं इनमें बेरियम सल्फेट सबसे नीचे आएगा, क्योंकि बेरियम जो है वो नीचे आती है अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसलिए बेरियम सल्फेट विल बी लीस्ट सॉल्युबल। फिर 16th क्वेश्चन है द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। हमें ये 5 मेटल्स के ऑक्साइड्स दे रखे हैं, तो पूछा गया है कि बेसिक कैरेक्टर कैसे कैसे इंक्रीज होगा। तो जो भी ज्यादा मेटेलिक है उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होता है। तो ज्यादा मेटेलिक कौन होता है? जो अपने ग्रुप में नीचे हो, कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर दैट ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इनमें सबसे नीचे है सीजियम, फिर उसके ऊपर आता है हमारे पास पोटेशियम, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में नीचे है स्ट्रोंशियम और उसके ऊपर मैग्नीशियम। अगर मैं आपको ये पीरियोडिक टेबल जैसी सिचुएशन ही बनाकर बताऊं, तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें के आता है ऊपर, तो सीजियम आएगा नीचे, और सीजियम के बराबर ही होता है स्ट्रोंशियम, और मैग्नीशियम जो है वो ऊपर आता है, के से भी ऊपर होता है। और इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर, पोटेशियम और सीजियम के ऊपर 1 पॉजिटिव है, और निकल तो बहुत आगे डी ब्लॉक में होता है। निकल ऑक्साइड में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 है। हमें पूछा गया है कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कैसे होगा, तो ये सबसे कम मेटेलिक होने के कारण इसका ऑक्साइड सबसे कम बेसिक होगा। फिर उसके बाद इन दोनों का नंबर आएगा, क्योंकि इन ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये कम मेटेलिक होती हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। और लास्ट में पोटेशियम और सीजियम, तो सबसे स्ट्रांगली मेटेलिक है सीजियम, तो इसलिए सीजियम पॉजिटिव का जो ऑक्साइड होगा वो सबसे ज्यादा हमारे पास बेसिक जो है वो होगा। तो जो सही ऑप्शन बनेगी वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा सीजियम, फिर उसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड आएगा, उसके बाद इन दोनों का नंबर आएगा, और ज्यादा बेसिक होगा जो नीचे वाला है यानी कि स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है जो, तो ये SRO होगा। फिर उससे कम आएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, और सबसे कम जो ट्रांजिशन मेटल है निकल, उसका ऑक्साइड सबसे कम बेसिक होगा। तो 16th क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो इस तरीके से सी बना। फिर 17th क्वेश्चन है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स।
डिक्रीजेज इन दी ऑर्डर। तो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी यहां पर हमें देखनी है, तो एक बात इसके लिए याद रखनी चाहिए, आप लिख भी सकते हो, अ स्मॉलर केटाइन कैन स्टेबलाइज अ स्मॉलर एनायन while a bigger cation can stabilize a bigger anion। तो इसमें जैसे जैसे हम केटायन का साइज बड़ा होता जाएगा वो बिगर एनायन यानी कि कार्बोनेट को स्टेबलाइज करता जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं उनमें बेरियम कार्बोनेट होगा, फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट और फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपको पता होगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो इस तरीके से लाई करती हैं, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम और उसके बाद बेरियम। तो जो 2 पॉजिटिव आयंस होंगे इनके डाई पॉजिटिव आयंस, इनका आयोनिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता जाएगा, और जैसे जैसे आयोनिक रेडियस इंक्रीज होगा बिल्कुल वैसे ही इसकी जो स्टेबिलिटी है कार्बोनेट की वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारे पास सही ऑप्शन है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स की, वो ए ऑप्शन है। तो 17th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। फिर इसके बाद 18th क्वेश्चन है द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से ही हम समझ सकते हैं। जो 18th क्वेश्चन है इसमें हमें केसेस दिए गए हैं या कंपाउंड्स दिए गए हैं 4, K2CO3, MgCO3, CaCO3 और बेरिलियम कार्बोनेट। Be2 पॉजिटिव आयन का साइज सबसे छोटा होने के कारण बेरिलियम कार्बोनेट जो है ये स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा कार्बोनेट को, तो इसलिए बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होगा। और इनमें सबसे ज्यादा जो बड़ा एनायन है वो K पॉजिटिव है, तो K पॉजिटिव जो है वो कार्बोनेट आयन के साथ जो कंपाउंड बनाएगा उसको मोस्ट स्टेबल रखेगा। फिर उसके बाद Mg2 पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव में Mg2 पॉजिटिव का रेडियस कम है, तो इसलिए ये कम स्टेबल होगा, क्योंकि ये कार्बोनेट आयन को उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा जितना Ca2 पॉजिटिव कर लेगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो करेक्ट ऑर्डर है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का कार्बोनेट्स की, वो मैंने लिख दिया है। और ये जो हमारे क्वेश्चन में 18th क्वेश्चन में है वो बी ऑप्शन केस बनता है। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। फिर 19th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स। तो यहां पर भी वही चीज आएगी कि मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो अगर हमें डिक्रीजिंग नेचर देखनी है तो जितना मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा उसकी बेसिक नेचर उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा मेटालिक है, एल्यूमिनियम उससे कम मेटालिक है, और सल्फर और क्लोरीन तो नॉन मेटल्स हैं, और इसमें क्लोरीन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण उसके ऑक्साइड्स जो हैं वो मिनिमम बेसिक होंगे, सबसे कम बेसिक होंगे, रादर वो तो एसिडिक होते हैं। तो इसलिए जो 19th क्वेश्चन का सही ऑप्शन बनेगा दैट इज डी। फिर 20th क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीज ऑन डाउन द मैग्नीशियम ग्रुप ड्यू टू ए डिक्रीज इन। तो जैसे हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स की भी बात करेंगे। तो जब हम डिसॉल्व करेंगे किसी मेटल के कार्बोनेट्स को तो दो बातें होंगी। एक तो पहले लैटिस ब्रेकअप करना होगा, फिर जब हम लैटिस को ब्रेकअप कर लेंगे तो उसके बाद हाइड्रेशन होगी जो आयंस बनेंगे। तो लैटिस एंथैल्पी अगर कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी,
और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तब भी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटीज ऑफ कार्बोनेट्स और सल्फेट्स जो है या फॉस्फेट्स जो है ये डिक्रीज होती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्यों? जो छोटे आयन होते हैं, ये बात हमने की हुई है, जैसे क्लोराइड आयन हो गए या हाइड्रोक्साइड आयन हो गए OH नेगेटिव, इनके साथ जो कंपाउंड्स बने होते हैं, चाहे वो अल्कली मेटल्स के हों या अल्कलन अर्थ मेटल्स के हों, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है जो या इनकी जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज होती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और बड़े आयन वाले कंपाउंड जैसे कार्बोनेट हों, सल्फेट हों, फॉस्फेट हों, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि इनमें डिक्रीज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर सिग्निफिकेंट। तो डिक्रीज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी के ज्यादा सिग्निफिकेंट होने के कारण जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स है या सल्फेट्स है या फॉस्फेट्स है वो डिक्रीज हो जाएगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो 20th क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो होगा सी। फिर 21वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एसिडिक इन नेचर। तो बाकी जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेसिस के साथ भी, पर टिपिकल एसिड होगा जो टिपिकल नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है, तो वो यहां पर है सी ऑप्शन में, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड इज एक टिपिकल एसिडिक हाइड्रोक्साइड है। बाकी सभी जो हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या डी ऑप्शन, ये ज्यादा स्ट्रांगली मेटेलिक एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं जिनमें सफिशिएंट बेसिक कैरेक्टर भी होगा। तो इसलिए जो हमारे पास बोरॉन का हाइड्रोक्साइड है, इसको हम बोरिक एसिड बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसकी जो हमारे पास वी कैन से कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है या एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। फिर 22वां क्वेश्चन है अमंग द एल्कलन अर्थ मेटल्स द एलिमेंट प्रिडोमिनेंटली फॉर्मिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो वही बनाएगा जो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जिसका आयोनिक रेडियस कम होगा, और वो है डी ऑप्शन यानी कि बेरिलियम। तो 22nd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये होगा डी यानी कि बेरिलियम। फिर 23वां क्वेश्चन है कि सेवरल ब्लॉक्स ऑफ मैग्नीशियम आर फिक्स्ड टू द बॉटम्स ऑफ ए शिप। तो बॉटम ऑफ शिप के साथ हम मैग्नीशियम के पीसेस को, मैग्नीशियम के ब्लॉक्स को फिट कर देते हैं, क्योंकि ये फिर जो कोरोजन होना है, जो भी उसकी मेटालिक प्लेट है उसके कोरोजन को ये थोड़ा बचाकर रखते हैं, सेफ रखते हैं। तो मैग्नीशियम, ये हाँ आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जब हम वो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन या रस्टिंग पढ़ते हैं तो वहां पर भी कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए हम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को वायर के साथ जोड़ देते हैं। जिस भी मेटल के पीस की रस्टिंग हो रही होती है तो वो उसकी रस्टिंग को प्रिवेंट कर देता है। तो इसी तरीके से ही जो शिप का पानी में डूबा होता है पार्ट, उसके साथ हम मैग्नीशियम के पीसेस लगा देते हैं, तो वो भी बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन उसकी रस्टिंग को बचा देता है, उसकी रस्टिंग नहीं होने देता है। तो कोरोजन अगर नहीं होगा तो शिप फिर बचा रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसीलिए ही हम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यानी कि मैग्नीशियम को फिक्स कर देते हैं, उसके ब्लॉक्स को शिप के जो नीचे वाली साइड होती है। फिर 24वां क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। तो यहां पर तीन चीजें आती हैं। एक होता है जिप्सम। जिप्सम हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को। ये कंपाउंड जो है इट इज कॉल्ड जिप्सम। और अगर इसमें से हम जो है वाटर निकाल दें तो फिर वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर हम अगर लिखें, या इसको ही दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 2 कैल्शियम सल्फेट हो और 1 वाटर हो, तो इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कॉमनली पीओपी भी कह देते हैं। और अगर वाटर ऑफ हाइड्रेशन बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, तो देन इट विल बी कॉल्ड डेड बर्न्ट प्लास्टर।
तब इसको डेड बर्न्ट प्लास्टर कहा जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो वो है ए ऑप्शन, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि जिसमें हाफ द मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन होंगे। फिर 25वां क्वेश्चन है द ड्राइंग एजेंट विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। तो रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर मतलब जो एक्सप्लोसिव सी रिएक्शन करेगा या हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें, तो ये लाइम की रिएक्शन होती है। तो लाइम हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम बनाता है पहले, फिर लाइम वाटर बनता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, लॉट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इस कारण जो हम कह सकते हैं कि जो ड्राइंग एजेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है और ये CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो CaO प्लस CO2 करें अगर हम कंबाइन, तो कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट कलर का सॉलिड जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए जो 25वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द ड्राइंग एजेंट विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर इज कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। और 26वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग गैसेस, जो गैसेस के साथ केमिकली कंबाइन भी ना करे और उनमें से मॉइस्चर को खींच ले, ये सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड ही है जो थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक जैसी सिचुएशन बनाता है, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होता है जो एयर में से भी मॉइस्चर को काफी हद तक खींच लेता है। तो इस तरीके से जो गैसेस को ड्राई करने के लिए हम किसी कंपाउंड को यूज कर सकते हैं तो वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। फिर जो 27वां क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम एंड दैट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आर, ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आपको कि जिप्सम क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो जिप्सम में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसमें 1 मोल कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मोल वाटर जो है वो अटैच्ड होते हैं, इसको हम कह देते हैं जिप्सम। और पीओपी में हाफ द मोल ऑफ वाटर होता है। पीओपी को मैंने बताया था आपको अभी कि 2 तरीकों से हम लिख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। एक तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, या कैल्शियम सल्फेट अगर हम ट्वाइस कर लें तो फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन 1 होगा। तो इसमें अगर जिप्सम में जो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसके नंबर को हम x रखें और जो हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को हम y रखें, तो x माइनस वाई पूछा गया है, यानी कि 2 माइनस 1/2, तो दिस विल बी 3/2। तो 27th क्वेश्चन या 27वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज डी, 3/2। ट्वेंटी एट्थ क्वेश्चन है जिसमें हम रिएक्शन सीक्वेंस लिखकर इस को हम समझ सकते हैं। हमें बताया गया है कि अ सॉलिड कंपाउंड X ऑन हीटिंग गेव CO2 गैस एंड ए रेजिड्यू। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि C ऑप्शन। और ये मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से बात ये चलेगी, सीक्वेंस चलेगी। ये है हमारे पास X कंपाउंड CaCO3, जब हम इसको हीट करते हैं तब ये डिकम्पोज हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो ये रेजिड्यू है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 एक गैस है। जब रेजिड्यू को मिक्स किया विद वाटर तो तब बनेगा Y। अब रेजिड्यू है CaO, जब इसको वाटर के साथ हमने मिक्स किया
तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। तो जब हम इसके थ्रू CO2 पास करेंगे, CO2 पास करने से ये बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट पहले। तो ये क्लीन वाटर में सॉल्युबल होने के कारण बिल्कुल क्लीन सॉल्यूशन होगा। और जब हम इसको बॉयल करेंगे, मैं XY नहीं लिखे मैंने, तो पहले हमें रेजिड्यू मिक्स्ड विद वाटर फॉर्म्स Y, तो ये है Y, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज Y। और जब हम इसमें से हमने CO2 पास की, excess of CO2 through Y in water, then a clear solution is Z solution होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। और जब हम इसको हीट करेंगे तो इससे दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, तो X विल बी रीफॉर्म्ड। तो इस तरीके से जो 28th क्वेश्चन है उसकी करेक्ट ऑप्शन है C, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। फिर 29th क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये बात हम स्टडी करते हैं इनकी सॉल्वेशन या हाइड्रेशन में। तो हमें पता है कि आयोनिक रेडियस जितना कम हो उसकी सॉल्वेशन उतनी ही ज्यादा एक्सटेंसिवली होती है। तो लिथियम पॉजिटिव की सॉल्वेशन सबसे ज्यादा होती है, इस कारण जो सॉल्वेशन सफियर होगा उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, यानी कि साइज सबसे बड़ा होगा, तो मूवमेंट डेफिनेटली स्लो हो जाएगी। जिस तरीके से हम टॉप टू बॉटम मूव करें अगर, तो फिर सॉल्वेशन कम होती जाती है, सॉल्वेशन सफियर का रेडियस भी कम होता जाएगा और उसके कारण जो उसकी मोबिलिटी इन वाटर है वो इंक्रीज होती जाती है। तो जो मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस है इन एक्वस सॉल्यूशन वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है सिर्फ ए ऑप्शन में। रबीडियम पॉजिटिव जो है, रबीडियम सबसे नीचे होने के कारण ये सबसे ज्यादा मोबाइल होगा, मूवेबल होगा इन द वाटर। और 30th क्वेश्चन है डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये मैं पहले भी एक क्वेश्चन में 24th क्वेश्चन में बता चुका हूं आपको कि डेड बर्न्ट प्लास्टर होता है कैल्शियम सल्फेट। जब जिप्सम में से हम थोड़ा हीट करें तो अगर वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के बाद POP मिलता है, जब उसको भी हीट किया जाए तब हमें प्योर कैल्शियम सल्फेट यानी कि डेड बर्न्ट प्लास्टर मिलता है। और 31वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू और डज नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन, यानी कि फ्लेम टेस्ट कौन कौन सी मेटल शो नहीं करती। और अल्कलन अर्थ मेटल्स में जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये फ्लेम टेस्ट शो नहीं करते, यानी कि फ्लेम कलरेशन कोई भी शो नहीं करते हैं। और 32वां क्वेश्चन है लार्जेस्ट आयोनिक रेडियाई इन वाटर इज दैट ऑफ। तो ये लिथियम पॉजिटिव का होगा क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा होने के कारण, प्योर लिथियम पॉजिटिव जो है उसका साइज सबसे छोटा होने के कारण उसकी हाइड्रेशन एक्सटेंसिवली हो जाती है। बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होने के कारण ही जो उसका हाइड्रेशन सफियर का रेडियस है वो सबसे बड़ा होगा। फिर 33वां क्वेश्चन है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग एन एक्सेस ऑफ लिथियम हाइड्राइड LiH विद एन इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैं आपको ये इक्वेशन लिखकर ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो रिएक्शन होनी है उसमें 1 मोल AlCl3 के साथ 4 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्राइड कंबाइन करते हैं और बना लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाम का एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट, और साथ में 3 मोल्स ऑफ लिथियम क्लोराइड। तो हमें पूछा गया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे बनेगा, बाय रिएक्टिंग एक्सेस ऑफ लिथियम हाइड्राइड विद AlCl3। तो सही ऑप्शन इस जो क्वेश्चन है इसका है बी ऑप्शन। तो 33वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। फिर 34वां क्वेश्चन है इन द रिएक्शन मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो ये हमें पता है, अल्कली मेटल्स में हमने स्टडी किया था कि जब हम एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन करते हैं तो लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स परऑक्साइड,
वाइल पोटेशियम एंड अदर मेटल्स जो डाउनवर्ड हैं उससे दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। तो इसलिए 34वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, पोटेशियम। और 35वां क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पोटैश लाई। तो फिर 36वां क्वेश्चन है कलरलेस सॉल्ट कलर्स अ बुनसन फ्लेम गोल्डन येलो, मतलब ये गोल्डन येलो कलर प्रोड्यूस करता है जब हम इसका फ्लेम टेस्ट करते हैं। एंड ऑल्सो टर्न्स मॉइस्टन्ड लिटमस पेपर ब्लू, तो लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं बेसिक सॉल्यूशंस। तो अब मॉइस्टन्ड का मतलब है जिसमें थोड़ा बहुत हमने मॉइस्चर भी डाला हो, यानी कि वाटर डालने से जिसका हाइड्रोलिसिस हो जाए, और हाइड्रोलिसिस होने से बेसिक सॉल्यूशन बने, तो वो कंपाउंड होगा, वो सॉल्ट होगा एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जैसे कि हम देखते हैं ये 36 क्वेश्चन है, तो इसमें अगर NaOH 2 मोल और इसके साथ H2CO3 इन दोनों को मिक्स किया जाए तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 मोल वाटर। तो 36वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सोडियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि ये फ्लेम टेस्ट में सोडियम आयन जो हैं ये गोल्डन येलो कलर लगाते हैं जो फ्लेम में, और ये सॉल्ट है एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, यानी कि इसका हाइड्रोलाइज सॉल्ट सॉल्यूशन होगा बेसिक। तो ये फिर लिटमस सॉल्यूशन को या लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू कर देता है। फिर 37वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द अनैमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। ये हम अनैमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम में स्टडी करते हैं कि लिथियम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं, और लिथियम एयर के साथ जब हम उसकी रिएक्शन करवाएं, ऑक्सीडाइज करवाएं, तो ये ऑक्सीजन के साथ मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना लेता है। और लिथियम के कंपाउंड्स में लिथियम आयन की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है। पर हाँ, लिथियम जो है वो हार्ड है, सॉलिड है, ये सॉफ्टर नहीं है बाकी एल्कली मेटल्स के जैसे। तो जो बी ऑप्शन है ये लिथियम की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रही, तो इसलिए जो उसका एनामलस बिहेवियर शो नहीं कर रही। तो 37वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन। फिर 38वां क्वेश्चन है 38 कि विच वन ऑफ द एलिमेंट्स रिएक्ट्स डायरेक्टली विद नाइट्रोजन फॉर्मिंग ए नाइट्राइड। तो ये बात अभी की है कि लिथियम जो है ये डायरेक्टली एयर में से नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना देता है। मैं आपको इसकी इक्वेशन भी लिखकर बता देता हूं कि लिथियम प्लस नाइट्रोजन, तो ये मिलकर बना लेते हैं लिथियम नाइट्राइड इस तरीके से। बाकी की जो अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होती हैं, तो यही चीज लिथियम का अनैमलस बिहेवियर भी शो करती है। फिर 39वां क्वेश्चन है द हाइड्राइड फ्रॉम amongst the following that cannot be obtained directly by reaction with hydrogen is। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो हम डायरेक्टली हाइड्राइड नहीं प्रिपेयर कर सकते वो होता है बेरिलियम हाइड्राइड। और बेरिलियम हाइड्राइड जो है इसकी प्रेपरेशन भी इनडायरेक्ट वे में की जाती है, यानी कि पहले कोई और कंपाउंड्स यूज करके उनसे जो है ये बनाया जाएगा। तो ये मैं इसकी प्रेपरेशन आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हम बेरिलियम हाइड्राइड जो है उसकी प्रेपरेशन करते हैं। इसके लिए हम बेरिलियम क्लोराइड यूज करेंगे और उसकी रिडक्शन करेंगे। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज किया जाएगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हमें जो बेरिलियम हाइड्राइड प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये चीजें ऑब्टेन होंगी। तो 39th क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन है, यानी कि जो बेरिलियम हाइड्राइड है ये हम डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते बाय रिएक्शन ऑफ बेरिलियम विद हाइड्रोजन। तो इसको इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में ही प्रिपेयर किया जाता है।
फिर 40वां क्वेश्चन है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ केएसपी। केएसपी होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू किस कंपाउंड के लिए सबसे ज्यादा होगी? जो कंपाउंड वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो यहां पर हमें ऑप्शन दी गई है सल्फेट आयंस की। तो हमें पता है कि अगर बिगर एन आयन हो, सल्फेट आयन हो, कार्बोनेट आयन हो या फॉस्फेट आयन हो, उनकी सॉल्युबिलिटी ऑन मूविंग डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा जो टॉप पे है, यानी कि बेरिलियम सल्फेट। तो बेरिलियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि केएसपी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, लार्जेस्ट होगी। तो 40वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन बनेगा। फिर 41वां क्वेश्चन है कि एन ऑक्सिलेट ऑफ अल्केन अर्थ मेटल इज इनसॉल्युबल इन बेसिस बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इट इज ऑल्सो ए कॉम्पोनेंट ऑफ मोस्ट किडनी स्टोन्स। तो जो किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम ऑक्सिलेट से। और कैल्शियम ऑक्सिलेट जो होता है ये बेसिस में इनसॉल्युबल होता है, पर हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये कंपैरेटिवली डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइड्रोलाइज सॉल्ट सॉल्यूशन होना है वो बेसिक होगा, तो तभी ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में डिसॉल्व हो जाएगा। जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सिलेट है CaC2O4.2H2O, तो ये एक सॉल्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड है ऑक्सैलिक एसिड H2CO4। तो इसका हाइड्रोलाइज सॉल्ट सॉल्यूशन होगा बेसिक, तो ये फिर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स में तो फ्रीली सॉल्युबल हो जाएगा। तो 41वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट। फिर 42वां क्वेश्चन है कि बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बिकम पैसिव ऑन रिएक्शन विद कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। पैसिव होने का मतलब कि ये फिर फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक ऑक्साइड की इनर्ट लेयर जैसी जो है वो बिछ जाती है, बन जाती है, और वो लेयर होने के बन जाने के बाद फिर मेटल का कांटेक्ट विद एसिड और विद एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है और वो फर्दर फिर रिएक्ट नहीं कर पाती है। तो 42वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बिकम पैसिव ऑन रिएक्शन विद कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनर्ट लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। फिर 43rd क्वेश्चन है अ सिल्वरी वाइट मेटल फॉर्म्स ए कार्बाइड विच ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स मीथेन। अब मीथेन कोई कार्बाइड अगर दे तो उसको हम बोलते हैं मीथेनाइड, और ये हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी हमने स्टडी किया था कि दो कार्बाइड्स हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है उनमें बेरिलियम कार्बाइड और एक एल्यूमिनियम कार्बाइड। जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी कि इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें मीथेन प्रोड्यूस करते हैं हमारे सामने। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी। यहां पर 2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगा और इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बेरिलियम का जो कार्बाइड है वो मीथेन प्रोड्यूस करता है, इस कारण ही इसको मीथेनाइड भी बोला जाता है। फिर 44th क्वेश्चन है द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द सॉल्ट्स लिस्टेड बिलो यील्ड्स ए बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड साइमल्टेनियसली। तो ये इक्वेशन हम पहले भी कर चुके हैं, पर तब हमने ये बात उसमें नहीं देखी थी कि जो हमारे सामने दो ऑक्साइड्स बनेंगे उनमें से एक एसिडिक होगा और एक बेसिक होगा। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, जिसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है दैट इज एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, तो इसलिए ये एक
बेसिक ऑक्साइड होता है और CO2 ऑक्साइड है एक नॉन मेटल का, तो ये एसिडिक होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन से एक हमें बेसिक ऑक्साइड मिला, एक हमें एसिडिक ऑक्साइड मिला, तो दोनों साइमल्टेनियसली मिले, इसलिए 44th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। फिर 45वां क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो हमें चारों स्टेटमेंट्स यहां पर स्टडी करनी होंगी कि कौन सी, फिर देखना होगा कि कौन सी इनमें इनकरेक्ट है। पहला है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो डेफिनेटली जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं, और मेटल्स तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते ही हैं, ये करेक्ट है। फिर सेकंड है कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है जब कंपाउंड्स बनते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, तो इसलिए वो फिर डेफिनेटली डायमैग्नेटिक ही होंगे, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। फिर सी ऑप्शन है जो उसमें स्टेटमेंट है दी सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर मोर हैवीली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1। तो इनमें एक तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज ज्यादा और साइज छोटा होने के कारण इनकी हाइड्रेशन, ये ट्रू है कि ज्यादा ही होती है, तो इसलिए जो सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं दीज आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड, हैवीली हाइड्रेटेड। तो सी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो भी सही है। फिर बची डी, तो उसमें लिखा है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो ये तो हमें पता है कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ग्रुप 1 एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली, तो इसलिए ये तो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होंगे। फिर 46वां क्वेश्चन है कि अ फायरवर्क गेव ग्रीन लाइट, इट प्रोबेबली कंटेन्ड अ सॉल्ट ऑफ। तो यहां पर हमें जो हम फ्लेम टेस्ट करते हैं उसमें हमें कलर्स देखने होंगे कि कौन सी मेटल का किस किस टाइप से कलर शो होता है। तो जो बेरियम होता है मेटल, वो एप्पल ग्रीन कलर शो करता है फ्लेम टेस्ट में, तो जो भी उसके कंपाउंड्स होंगे वो भी जब हम क्रैकर जब बर्स्ट करेगा तो हीट प्रोड्यूस होती है काफी ज्यादा, तो उसके कारण वो एप्पल ग्रीन कलर इंड्यूस कर देता है जो भी हमारे पास फायरवर्क होगा। तो इस तरीके से 46वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, बेरियम। फिर 47th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस। तो हाइड्रोक्साइड्स या क्लोराइड्स की अल्कली मेटल्स हों या अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हों, ये हम बात कर चुके हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज होती है और हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। तो वीकेस्ट बेस होगा जो सबसे टॉप पे पड़ा है। तो जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं इनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऊपर है, और साथ में ग्रुप 2 एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड है, तो इसलिए यही वीकेस्ट बेस होगा या सबसे कम बेसिक होगा। और 48th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्ज वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और इट विल बी मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये बात भी वही है कि हाइड्रोक्साइड्स में सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो इंक्रीज होती है जब हम नीचे को मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में जो चारों ऑप्शंस हमें दे रखी हैं हाइड्रोक्साइड्स की, इनमें बेरियम जो है वो सबसे नीचे आएगा, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड वाटर में मोस्ट सॉल्युबल होगा, उसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू भी सबसे ज्यादा ही होगी। फिर 49th क्वेश्चन है कि सुपर ऑक्साइड ऑफ द टाइप MO2 आर फॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो सुपर ऑक्साइड्स कब बनते हैं ये आपको बताया गया है कि अगर छोटा केटायन होगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा, थोड़ा बड़ा केटायन होगा तो परऑक्साइड, थोड़ा और बड़ा होगा तो सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए छोटा केटायन अगर होगा तो वो तो कभी भी नहीं बना पाएगा सुपर ऑक्साइड, क्योंकि ये बहुत बड़ा एनायन होता है। तो इसलिए जो बेरिलियम है वो स्मॉलेस्ट केटायन देगा, तो वो कभी भी सुपर ऑक्साइड नहीं बना पाएगा। तो जो हमारे पास 49th क्वेश्चन है कि सुपर ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप MO2 आर फॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट बेरिलियम। तो यहां पर बेरिलियम की बात है कि ये
एक तो अल्केलन अर्थ मेटल भी है, तो ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर सकती है। सुपर ऑक्साइड अगर कोई फॉर्म करेगा तो वो सिर्फ पोटेशियम होगा इनमें, KO2 जिसका फॉर्मूला होगा MO2 से रिजेंबल करेगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन है 50th, द कार्बोनेट दैट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो पहले हमने सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी किया था, अब कार्बोनेट्स में भी ऐसे ही हम पढ़ चुके हैं कि अल्कैलिन अर्थ मेटल्स में कार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होती है जैसे हम नीचे को मूव करते हैं। तो जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, इनमें बेरियम कार्बोनेट सबसे नीचे प्लेस्ड है, इसलिए ये वाटर में सबसे कम सॉल्युबल होगा, या इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो सबसे कम होगा। तो इस तरीके से 50th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। तो एस ब्लॉक की असाइनमेंट इसके साथ खत्म होती है। तो ये असाइनमेंट डिस्कस करने से पहले भी मैंने आपको ये कई बार बोला है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की। जैसे कि कई बार पहले भी बोल चुका हूं कि जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो कोई एबनॉर्मली हाई फाई या टफ नहीं होते हैं, वो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, पर वो हम सॉल्व तभी कर पाएंगे अगर हमें थोड़ी प्रैक्टिस होगी। तो ऐसा नहीं होता है कि कंपटीशन में जिसका रैंक बहुत हाई, बहुत अपर आता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। ज़्यादा अच्छा रैंक उसी बच्चे का आता है जिसको थोड़ी प्रैक्टिस होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि वो सॉल्व करते टाइम पेपर हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है कि एक एक क्वेश्चन को हम पूरा पूरा सोच कर सॉल्व करें। तो इसलिए अगर हमें थोड़ा बहुत आइडियाज़ हों कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो फिर हम इजीली वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये आइडिया तभी होगा जब हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो इसलिए जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसके साथ रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपको असाइनमेंट्स भी दी गई हैं या कोई भी और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको साथ साथ सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहो। फिर आप नो डाउट कंपटीशंस में अच्छा रैंक जो है वो ले सकते हो।